तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं अचल गुलाटी कुंवर। शुक्रिया गौरव। और अगले एक घंटे में हम दिखाएंगे नया सवेरा में देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरें। साथ ही बात होगी साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ खास कहानियों की। लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं टॉप स्टोरीज यानी कि सुर्खियों पर। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि आज। शहीद दिवस पर बापू की समाधि राजघाट पर होगी सर्वधर्म सभा। संसद के बजट सत्र से पहले आज सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सुचारू रूप से सदन चलाने के लिए विपक्षी दलों से होगी बातचीत। राष्ट्रपति के अभिभाषण से कल सत्र की होगी शुरुआत। आज से 2 दिन के लिए चंडीगढ़ में G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक। वैश्विक वित्तीय बुनियादी ढांचे को स्थिरता और सामंजस्य को बेहतर बनाने समेत 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर होगी चर्चा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कुरैशी 3 दिवसीय भारत यात्रा पर। नीति आयोग और भारत की G20 प्रेसिडेंसी टीम के साथ वैश्विक मुद्दों पर होगी बातचीत। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रात भर हुई बारिश ने बढ़ाई ठंड। हिमाचल में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। ओला गिरने की भी संभावना। उदयपुर में 2 दिन तक 5वीं क्लास के स्कूल बंद। रंगारंग कार्यक्रम के साथ भोपाल में आज से शुरू होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण। 8 शहरों में 13 दिन तक चलेगा खेलों का महाकुंभ। देश के 6000 से अधिक खिलाड़ी 27 खेलों में दिखाएंगे अपना दम। और चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की और सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, जिनकी आज 75वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उनकी पुण्यतिथि को हर साल शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बापू की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायक रहे गांधी जी ने पूरी दुनिया को अहिंसा की शक्ति से उसका परिचय कराया। अहिंसा परमो धर्म का जो संदेश है बापू का, वो दुनिया भर में आज भी प्रेरणा देता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बापू को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने महात्मा गांधी को शहीद दिवस पर नमन किया और अपने ट्वीट संदेश में कहा कि बापू के संदेश और महान मूल्यों में समकालीन चुनौतियों से निपटने की जबरदस्त शक्ति है। और राजघाट से हमारे सहयोगी गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरीश का रुख करते हैं। गिरीश, गुड मॉर्निंग। और साथ ही आज तमाम कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। ऐसे में आज किस तरह से बापू के विचारों को जन जन तक साझा किया जा रहा है कार्यक्रमों के जरिए? देखिए गौरव, आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, 75वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर राजघाट पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। अब से कुछ देर बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी धर्मों के गुरुओं को आमंत्रित किया गया है। वो अलग अलग गुरु यहाँ पर आकर सर्वधर्म
प्रार्थना करेंगे। इसके अलावा बापू के भजनों का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है, क्योंकि आज यहाँ पर वीवीआईपी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आके श्रद्धांजलि देंगे बापू को। इसके अलावा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी यहाँ पर पहुँचेंगे। रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख और तीनों सेनाओं के प्रमुख यहाँ पर पहुँचेंगे। सेना अध्यक्ष के साथ साथ रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और डिफेंस सेक्रेटरी भी यहाँ पर कुछ देर बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो बापू की समाधि पर राजघाट पर आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम वीआईपी मौजूद रहेंगे। खास तौर पर यहाँ पर राम धुन की भी प्रस्तुति दी जाएगी प्रधानमंत्री के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष। और यहाँ पर खास बात ये रहेगी कि जो भारतीय सेना की जो गार्ड है वो शोक गार्ड यहाँ पर प्रस्तुत करेगी और यहाँ पर तोपों से सलामी भी बापू को दी जाएगी आज के मौके पर, क्योंकि 75वीं महात्मा गांधी बापू की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं और इसका सीधा प्रसारण हमारे दूरदर्शन न्यूज़ के माध्यम से हमारे दर्शक देख सकते हैं। और कुछ देर बाद यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा और सर्वधर्म प्रार्थना सभा होगी। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई वीआईपी पहुँचेंगे। खासतौर पर यहाँ पर मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा सहयोगी विक्की से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं। जहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे दाहिनी तरफ यहाँ पर 200 एनसीसी कैडेट्स को भी बुलाया गया है, वो भी यहाँ श्रद्धांजलि सभा में उनको बुलाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर बापू की समाधि पर आकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पर पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बापू की समाधि पर आके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख, सीडीएस और रक्षा मंत्री भी यहाँ पर बापू की समाधि पर कुछ देर बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है। क्योंकि बापू ने जिस तरह से सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, वो आज दुनिया भर में वो उस पर लोग चलते हैं। पूरी तरह से प्रासंगिक वो पाठ है सत्य और अहिंसा का। किस तरह बापू ने अपनी आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी, तो उनको आज बापू को कोई नहीं भूलता। और ख़ास तौर पर आज उनकी 75वीं पुण्य तिथि है, तो ऐसे में पूरा देश उनको नमन कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। बिल्कुल। और गिरीश, क्योंकि जिन शब्दों से आपने अभी ये कहा कि उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं, तो किस तरह से आज के दिन खास तौर पर युवाओं को, जिसके अंदर हम बात करते हैं सत्य के मार्ग पर चलने की, बात करते हैं अहिंसा को अपनाने की, उस लिहाज से उनके विचार आज भी युवाओं से कहीं ना कहीं जुड़ते हुए? बिल्कुल आंचल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से बापू ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ादी दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, तो वो आज हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अहम रखता है। किस तरह से बापू ने उस समय में अंग्रेज़ों के सामने किस तरह से अपना ये तमाम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश को एकजुट किया था। पूरा देश बापू के पीछे चल पड़ा था। जिस तरह से चाहे उनकी दांडी यात्रा हो या अन्य उनकी यात्रा हो, तो पूरा देश जब बापू उठे तो उनके पीछे पूरा देश लग लिया था। और आज सत्य और अहिंसा के बल पर आज हम जो आज़ादी के अंदर जी रहे हैं, अमृतकाल के अंदर जी रहे हैं, आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो मुख्य श्रेय जाता है बापू को जाता है, महात्मा गांधी जी को जाता है। और उनके जो बताए हुए पद चिन्ह हैं, उन पर हमारी आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी को चलने की बेहद ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह से बापू ने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था और सत्य और अहिंसा के बल पर चल के देश को आज़ादी दिलाई थी, तो वो कहीं ना कहीं सभी के लिए सीख बनी हुई है और आज भी जो युवा पीढ़ी है उनके मार्गों पर चल भी रही है। बिल्कुल गिरीश, साफ तौर पर क्योंकि जब हम देखते हैं और प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी बड़ा नेता, एक प्रोटोकॉल है कि इनके जो विचार रहे हैं वो हमेशा से लोगों के साथ, जन जन के साथ साझा किए गए हैं। युवा शक्ति की बात हो, महिलाओं को लेकर बात हो, आज़ादी में जिस तरह का इनका योगदान रहा है, साफ तौर पर अहिंसा को लेकर, वो कहीं ना कहीं वैश्विक पटल पर भी गांधी जी को एक अलग पहचान दिलाता है। और यही वो पहचान है जिससे वो वर्ल्ड लेवल पर भी उतने ही फेमस हैं जितने की इंडियन लेवल पर।
जी बिल्कुल गौरव, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह महात्मा गांधी ने अहिंसा परमो धर्म का बात कही थी और दुनिया भर में उसको अपनाया जाता है, दुनिया भर के लोग उनको फॉलो करते हैं। और भारत की जो ये बात थी, जिस तरह से महात्मा गांधी ने अपना संदेश दिया देश दुनिया के अंदर, आज लोग उसको फॉलो करते हैं। ख़ास तौर पर मैं आपको आज बता दूं, क्योंकि आज जो मुख्य कार्यक्रम है यहाँ राजघाट पर बापू की समाधि पर आयोजित किया गया है गौरव, और यहाँ पर खास तौर पर आपसे कुछ देर बाद यहाँ पर रामधुन भी प्रस्तुत की जाएगी। भारतीय सेना के जो जवान हैं वो सौ गार्ड देंगे यहाँ पर बापू की समाधि के ऊपर, और तीनों सेनाओं के प्रमुख यहाँ मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव और तीनों सेनाओं के प्रमुख यहाँ पर आज कार्यक्रम के अंदर मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे, बापू को और श्रद्धांजलि देंगे। अगर महात्मा गांधी के स्वच्छता की बात की जाए, क्योंकि उस समय पे बापू ने स्वच्छता की बात की थी, और उस स्वच्छता को आज कहें तो अंगीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह देश के अंदर पूरी तरह स्वच्छता अभियान छेड़ दिया। और आज जो हर व्यक्ति है देश के अंदर 10 बार सोचता है कि सड़क पर कोई भी कूड़ा कचरा फेंकने से पहले, क्योंकि जिस तरह से स्वच्छता अभियान की प्रधानमंत्री मोदी ने मुहिम चलाई, आज हर व्यक्ति उस स्वच्छता अभियान से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो चीज़ें बापू ने सोची थी, तो उसको कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर पूरा देखने को जो मिल रहा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उसका श्रेय जाता है। बिल्कुल, चाहे जब राम राज से ग्राम राज की बात हो, स्वच्छ भारत का सपना हो, इसे किस तरह से साकार किया जाए, जो बापू के विचार थे वो आज भी उसी तरह से जो तमाम योजनाएं हैं उसको लेकर कार्य हो रहा है। और आज के इस कार्यक्रम पर रहेगी हमारी खास नज़र। तो गिरीश, आपसे तो आगे भी बातचीत चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं और आगे बढ़ते हैं। संसद का बजट सत्र कल 31 जनवरी से शुरू होगा, और उससे पहले आज सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री और संसद के दोनों सदन का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों के नेता इसमें भाग लेंगे। बैठक का मकसद यही है कि सरकार विपक्षी दल के साथ उनके तमाम मसलों पर बातचीत करके संसद की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाना चाहती है। वैसे संसद के हर सत्र से पहले इस तरह की बैठक आयोजित होती रही है। आज होने वाली बैठक संसद भवन में होगी। कल सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इसके बाद संसद के दोनों सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। फिर अगले दिन 1 फरवरी को वर्ष 2023 से 24 के लिए आम बजट देश के सामने रखा जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी बजट सत्र 2 हिस्सों में होगा। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के दौरान 27 बैठकें होंगी। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सुप्रभात आपको। तो आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, इसमें विपक्षी दल भी अपने मुद्दे सामने रखेंगे और कोशिश ये की जाएगी कि जो ये पूरा बजट सत्र है वो सुचारू रूप से चल पाए, ताकि जो तमाम अन्य विधायी कार्य भी हैं उन्हें भी अंजाम दिया जाए। सुप्रभात आंचल, निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि सत्र से पहले जब भी कोई सत्र शुरू होता है तब इस तरह की एक बैठक बुलाई जाती है सरकार की तरफ से। और सत्र के शुरुआत से पहले हम ये भी देखते हैं कि कम से कम जो फ्लोर लीडर्स की जो बैठक है वो लोकसभा और राज्यसभा में अलग से होती है, जिसमें इस बात पर चर्चा होती है कि सत्र के दौरान व्यवधान कम से कम हो। जो मुद्दे सभी दल उठाना चाहते हैं उस मुद्दे पर वो अपनी बात रखें। सरकार की तरफ से भी आश्वासन दिया जाता है कि वो एक तरह से देखें जिन मुद्दों को विपक्ष उठाना चाहता है उस पर नियमों के तहत चर्चा के लिए तैयार है। दूसरी बात यह है कि एजेंडा सामने रखा जाता है कि सत्र के दौरान क्या एजेंडा रहने वाला है। बजट सत्र 2 चरणों में होता है, हम सब जानते हैं। जो पहला चरण होता है उसमें सभी की निगाहें रहती हैं राष्ट्रपति के भाषण पर, और उसके बाद जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है, और अगले दिन जो आम बजट पेश किया जाता है। इस बार आम बजट पर बहुत इसलिए निगाहें हैं क्योंकि हम जानते हैं कि मोदी सरकार के इस आप कार्यकाल को देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण आम बजट रहने वाला है। चूंकि ये इस कार्यकाल का अंतिम पूर्णकालिक आम बजट होगा, तो निश्चित तौर पर बहुत निगाह रहेगी कि क्या सौगात मिलने वाली है। लेकिन अगर आप पूरे बजट सत्र की बात करें तो सबसे पहले दिन राष्ट्रपति के भाषण
को संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति भाषण रखेंगी। संसद के लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त सत्र होता है, और ठीक उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा थोड़ी देर बाद। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसकी शुरुआत कल से हो रही है। आज की सर्वदलीय बैठक में क्या होता है, सरकार अपने एजेंडे को किस तरह से सामने रखती है। पहले चरण को लेकर हम जानते हैं कि ज्यादा कामकाज, जो निश्चित कामकाज है, जो लिस्टेड कामकाज है, इसमें राष्ट्रपति के भाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। उसके बाद हम जानते हैं कि जो आम बजट का जो पहला जो हिस्सा है उस पर चर्चा शुरू होती है। तो निश्चित तौर पर ये देखना होगा कि कितना महत्वपूर्ण आज की बैठक होती है और क्या बातचीत होती है सत्ता और विपक्ष के बीच। साफ तौर पर शैलेंद्र, और अगर हम बजट को लेकर बात करें तो अब की बार कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन पर खास फोकस रहने वाला है? कि देखिए, उम्मीदें बहुत हैं। हर सेक्टर ये उम्मीद कर रहा है कि उसे कुछ इस बजट में खास तोहफा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से मिलने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो आप देखते हैं कि एक परंपरा रही है कि जब भी बजट आता है तो लोग ये सोचते हैं कि मध्य वर्ग को इनकम टैक्स, जो आयकर की स्लैब है, उसमें राहत मिलेगी। और पिछले हमने कई वर्षों में देखा है कि उतनी बड़ी राहत नहीं मिली है। तो ऐसे में उम्मीद ये है कि इस बार जो मध्य वर्ग है उसे आयकर जो छूट सीमा है उसमें एक राहत मिलेगी। ये उम्मीद हर साल जताई जाती है। सरकार देखती है कि कितनी संभावना है, कितनी छूट दी जा सकती है। दूसरी बात यह है कि अलग अलग सेक्टर वो उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें इजाफा होगा। रियल एस्टेट सेक्टर ये सोच रहा है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसमें कुछ छूट की दर बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन सेक्टर को ज्यादा पैसा मिलेगा, इस बात की उम्मीद है। इसके साथ ही साथ जो हमारी जो जानते हैं कि जो आर्थिक बुनियादी ढांचा है उसमें खासतौर पर जो सड़क निर्माण है, ग्रामीण सड़कें हैं, हाईवे हैं, उनके लिए ज्यादा पैसा मिलेगा। तो निश्चित तौर पर इन सब पर निगाहें। हेल्थ सेक्टर हम जानते हैं, आयुष्मान भारत जिस तरह से सफलतापूर्वक तेजी से आगे बढ़ाया गया है, तो ये उम्मीद है कि हेल्थ सेक्टर में भी जो आवंटन है वो बढ़ाया जाएगा। कई सामाजिक योजनाएं हैं, उनको लेकर सरकार खर्च को अपने बढ़ाएगी। लेकिन अंतिम तौर पर कितनी गुंजाइश है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो जिस तरह से सरकार एक तरह ये इस बात को बराबर कहती है कि उसका लक्ष्य सबसे पहले समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को फायदा पहुंचाना है, तो निश्चित तौर पर एक संतुलन देखने को मिलेगा, जिससे जो देश की अर्थव्यवस्था है उसकी रफ्तार भी तेज हो और जो गरीब आदमी है, जो वंचित व्यक्ति है, उनको भी सहारा मिले। तो उसका एक संतुलन देखने को मिल सकता है। बजट में हम जानते हैं कि पिछले बजट में एक 25 साल का खाका रखा गया था, तो उस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाना है वो और स्पष्टता से सामने आएगा इस बार के आम बजट में। बिल्कुल, बहुत अहम ये है कि जो बजट है उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, तो वो किस तरह से रूपरेखा तय करेगा उस बजट को लेकर, उस पर भी सबकी निगाहें होंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो बढ़ते आगे और बात करते हैं उड़ीसा की, जहां के स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। कल उन पर यह हमला तब हुआ जब वो झारसुगुड़ा में एक सभा में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करने के लिए इलाज के लिए भुवनेश्वर लाया गया। एक एएसआई ने उन पर हमला किया था। नवकिशोर दास पर हुए हमले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उनके निधन पर शोक जताया। नवीन पटनायक ने कहा कि अब नवदास सरकार और पार्टी दोनों के लिए एक संपत्ति थे। उनका निधन ओडिशा राज्य के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। साथ ही नवदास ने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जनहित में कई योजनाएं शुरू की थी। और भारत की अध्यक्षता में G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक आज से चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। बैठक का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह G20 वित्त ट्रैक के तहत महत्वपूर्ण कार्यधाराओं में से एक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित रखता है। इसका उद्देश्य कमजोर देशों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना भी होगा। इस 2 दिवसीय बैठक में G20 के सदस्यों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधि भाग लेंगे।
बैठक में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना की स्थिरता और सामंजस्य को बढ़ाने के तरीकों और 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए इसे कैसे योग्य बनाया जाए, इस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही गरीब और कमजोर देशों को अधिकतम सहायता प्रदान करने के तरीके ढूंढने पर भी ध्यान दिया जाएगा। Debt is always a big part of the agenda of this working group, the IFA working group, and especially with the pandemic, the debt distress has got aggravated. Under the Indian presidency, there will be a comprehensive look at the global debt situation and a report. The idea is to bring out a report to see what has worked, what has not worked, how it can be improved. और अब बात करते हैं G20 को लेकर। चंडीगढ़ में प्रशासन की ओर से G20 देशों के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई हैं। प्रतिनिधियों को यात्रा के दौरान रॉक गार्डन, सुखना लेक और कैपिटल कॉम्प्लेक्स सहित शहर के प्रसिद्ध स्थलों को भी दिखाया जाएगा। भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 की पहली फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग यहां चंडीगढ़ में सोमवार से शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को रिफॉर्म करना, खास करके क्योंकि उसका इम्पैक्ट वल्नरेबल कंट्रीज पर बहुत होता है, इस पर भारत का बहुत जोर रहेगा। The IFA working group is one of the important working groups of the finance track of the G20, and it discusses issues related to international financial architecture and how to help the most vulnerable and poor countries in terms of their financing needs. So as India has assumed the presidency of the G20, we will of course continue many of the issues that this group has been discussing over the years, with a particular stress on the issues that affect the poorest developing countries, because as an emerging market nation ourselves, we have a good opportunity to represent the interests of the most vulnerable countries. सब्सटैंटिव पार्ट के अलावा इन डेलीगेट्स को यहाँ की लोकल कुजीन, यहाँ का लोकल खान पान और यहाँ की संस्कृति से अवगत करवाया जाएगा। विरासत खालसा जो अनंतपुर साहिब के पास है, वहां पर इन डेलीगेट्स को लेके जाया जाएगा ताकि जो इन डेलीगेट्स को यहाँ की लोकल जो कल्चरल और हिस्ट्री से वो अवगत हो पाएं। G20 की ये मीटिंग्स देश भर में के अलग अलग कोनों में इसीलिए रखी जा रही हैं कि इन फॉरेन डेलीगेट्स को भारत की विविधता और इसकी डाइवर्सिटी का अंदाजा हो पाए। कैमरामैन आलोक गुप्ता के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, चंडीगढ़। और अमृतपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृतपाल का रुख करते हैं चंडीगढ़ से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृतपाल, गुड मॉर्निंग। और साफ तौर पर क्योंकि काफी महत्वपूर्ण और इसी के साथ फाइनेंशियल ट्रैक की जब हम बात करते हैं तो ऐसे में फाइनेंशियल फोरम को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह की स्थितियां हैं उनसे पार पाने के लिए आज कौन कौन से ऐसे अहम पॉइंट्स हैं जो वहां पर पटल पर रखे जाएंगे, जिन पर चर्चा होगी? देखिए गौरव, ये जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप, ये एसेंशियली डील करता है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, लेंडिंग बैंक्स हैं, इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज हैं, वो कैसे आप कोलैबोरेट करें इन G20 के देशों के साथ और जो इनवाइटी कंट्रीज हैं, और एक रोबस्ट या एक रेजिलेंट आर्किटेक्चर बनाएं कि जब परिस्थिति खराब हो, जिसकी आशंका है, जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न है इस साल की, जो उनकी प्रेडिक्शन है, कई जगहों तो रिसेशन भी हो सकता है, और जैसे इकोनॉमिक एडवाइजर साहिबा कह रही थी अपने बाइट में कि जो पूरा कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको उनकी वल्नरेबिलिटी, क्योंकि वहाँ तो देखें युद्ध लगा यूक्रेन रूस का, ठीक है, दुनिया को इफेक्ट पड़ा, यूरोप को इफेक्ट पड़ा जी, उनकी गैस महंगी हो गई, फूड सप्लाई चेन्स पर कई मुल्कों में तो स्टार्वेशन की स्थिति आ गई। तो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको, वो बहुत वल्नरेबल होते हैं, तो उनको
वो डूब ना जाएं, उनको बचाने के लिए या उनको स्ट्रेंथन करने के लिए या उनको टू कीप देम स्टे अफ्लोट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ये आर्किटेक्चर कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। तो अगले 2 दिन में यही डिलिब्रेशंस होंगी। दूसरा, जो डेट वल्नरेबिलिटीज हैं, जिनको आपने कर्जा दिया हुआ है, वो कर्जा कैसे रिस्ट्रक्चर किया जाए। वो कर्जा, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान दुनिया के जो डेवलप्ड मुल्क थे, उनकी इकोनॉमी भी खतरे में आ गई। आगे अब युद्ध की वजह से और अब स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो जो डेट कंट्रीज का है, उसको कैसे रिस्ट्रक्चर किया जाए। आपने देखा श्रीलंका का क्या हाल हुआ, और कई मुल्कों का ऐसी हो सकती है। तो उस पर ये लोग, जी अफगानिस्तान, आपने सही फरमाया। तो ये कंट्री, ये जब डेलीगेट्स G20 के आज और कल बैठेंगे, इन मुद्दों पर बात करेंगे। गौरव, और साथ ही क्योंकि आप तो लगातार इसके सफर पर निकले हुए हैं अमृतपाल, और आप चंडीगढ़ में मौजूद हैं, तो ग्रीन, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात करते हैं, ये 2 नए टर्म्स हमने जिस तरह से समझे हैं, उस लिहाज से आज की जो ये बैठक है वो कितनी ज्यादा अहम है, क्योंकि लगातार आपके माध्यम से भी और हम हर मन से कह रहे हैं कि भारत को एक फैसिलिटेटर और सोल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में देखा जा रहा है, खासतौर पर इन दोनों ही क्षेत्रों में। जी बिल्कुल, देखिए, ग्रीन टेक्नोलॉजीज और का यूज बिजनेसेस को ग्रीन फ्यूल पे स्विच करना, ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपना हिस्सा बनाना, जैसे भारत का G20 में लाइफ या लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी है, जो भारत ने बड़े जोर से, जो प्रीवियस G20 की मीटिंग्स हुई हैं, चाहे वो शेरपा मीटिंग हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की मीटिंग हो, फाइनेंस डेप्यूटीज की मीटिंग हो, या वर्किंग ग्रुप्स, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप, एजुकेशन वर्किंग ग्रुप, यहाँ इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप में ये बात बहुत जोर से रखी है कि इसको हमको अपनाना होगा, क्योंकि यही मॉडल हमको सस्टेन कर पाएगा। तो हम एक माइंडलेस डेवलपमेंट या माइंडलेस कंजम्पशन की ओर नहीं जा सकते। तो फाइनेंस ट्रैक के ये जो डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप्स के जो वर्किंग ग्रुप्स होते हैं, जब इनमें ये बात होती है कि आपने इकोनॉमीज को कैसे रिजिलेंट बनाना है, पर रिजिलेंट ठीक है, आप ग्रोथ चलाएं, आप अपनी ग्रोथ इंजन्स को गजल करें, वो जरूरत है दुनिया को, खास करके डेवलपिंग और इमर्जिंग मार्केट्स को, पर इस तरीके से करें कि जो सस्टेनेबल हो, जो क्लाइमेट का इशू है, क्योंकि उसकी नहीं तो जब हम प्राइस पे करेंगे, उसका जब हम भुगतान करेंगे, वो हमें बहुत ही महंगा पड़ेगा। तो इसलिए ये बिल्ट इन होना चाहिए ग्रोथ स्टोरी में। तो ये एक मुख्य एजेंडा है आंचल इन मीटिंग्स का। और अमृत, क्योंकि आप चंडीगढ़ में मौजूद हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा वो अपनी मेहमान नवाजी और खान पान के लिए जाना जाता है, और खास तौर पर जिस हम सॉफ्ट पावर का जिक्र कर रहे हैं, तो उस लिहाज से पंजाब में खाना, अच्छा सैर करने के जो पर्यटक स्थल है, उससे भी रूबरू करवाया जाएगा इन तमाम जो 170 डेलीगेट्स आए हैं उन्हें। जी बिल्कुल, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी है, इस पूरे रीजन का कल्चर से अवगत करवाया जाएगा। कल डिनर पर कुछ कल्चरल परफॉर्मेंसेस थी, यहाँ रॉक गार्डन पे उनको लेके जाया जाएगा, जो आप नेकचंद ने चंडीगढ़ का एक नायाब खूबसूरत गार्डन बनाया है वेस्ट मटेरियल से। कल इनफैक्ट मेरी फ्रेंच जो डेलीगेट्स हैं उनसे बात हो रही थी, वो मुझे कह रहे थे, क्योंकि चंडीगढ़ ले कॉर्बुजियर एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया, वो कह रहे थे कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं किसी और फॉरेन मुल्क आया हूँ या विदेश के मुल्क में आया हूँ। कह रहे हैं कि ही वाज टेलिंग मी कि जी मैं बिल्कुल एट होम फील कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्रांस के किसी शहर में मैं हूँ। तो खूबसूरत शहर है। सुखना की लेक, पीछे शिवालिक हिल्स की वादियों में लंच किया जाएगा। तो विरासत खालसा जो यहाँ से करीब 1-1.5 घंटे की ड्राइव है अनंतपुर साहिब के पास, वहाँ इनको लेके जाया जाएगा डेलीगेट्स को। तो लोकल खान पान, लोकल क्यूजीन, लोकल डांसेस, लोकल कल्चर का दृश्य इनको मिलने को, देखने को मिलेगा। तो ਅਸੀਂ कह सकते अमृतपाल जी आया नू, बिकॉज लोकल लैंग्वेज भी उनको सुनने को मिलेगी। हम जानते हैं कि चंडीगढ़ का जो आर्किटेक्चर है वो फ्रांस के एक आर्किटेक्ट ने बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।
और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पर खबरें और भी हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो भारत यात्रा पर आए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कुरैशी आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता प्रमुख बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुरैशी आज शहीद दिवस के अवसर पर राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता संभालने के बाद कुरैशी की किसी देश की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां विधान परिषद में खंड स्नातक और खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 5 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सूबे के 39 जिलों में सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी। स्नातक क्षेत्र के लिए 3 और शिक्षक क्षेत्र की 2 सीटों के लिए कुल 63 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 3 स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 6 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मत अधिकार का उपयोग करेंगे, जिनमें 3 लाख से ज्यादा पुरुष और 2,39,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। इसके लिए 826 मतदेय स्थान जो है वो बनाए गए हैं। वहीं 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 53,000 से ज्यादा जो मतदाता हैं वो अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 35,000 से अधिक पुरुष और 18,000 से अधिक महिला मतदाता हैं। सुरक्षित एवं निष्पक्ष मतदान के लिए पुलिस बल के साथ ही हर निर्वाचन क्षेत्र में प्रेक्षक भी तैनात किए गए हैं। 2 फरवरी को बरेली, झांसी, गोरखपुर और कानपुर में सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए हमले में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने एक वांटेड महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है। 2021 में बीजापुर जिले के तर्रेम पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत टेकल गुड़ियाम में नक्सली हमला हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, जबकि इस हमले में 30 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। रायपुर में मौजूद एनआईए की टीम को महिला नक्सली के बीजापुर जिले में छिपे होने की खुफिया सूचना मिली थी, जिसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल झारखंड सेक्टर के पुलिस महानिरीक्षक अमित कुमार ने कहा कि इस साल 30 जून तक झारखंड को नक्सल मुक्त करवा दिया जाएगा। 30 साल से नक्सलियों के कब्जे में रहे बूढ़ा पहाड़ को हाल ही में नक्सल मुक्त करवाया गया। दुर्गम बूढ़ा पहाड़ पर आईजी अमित कुमार से हमारे संवाददाता दिवाकर ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य को नक्सल मुक्त बनाने के लिए विशेष रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है। सीआरपीएफ झारखंड पुलिस की कई बटालियनों के सहयोग से यहाँ पर जो इलाका बूढ़ा पहाड़ का है, इसे नक्सलियों से मुक्त कराया गया है और अक्टूबर 2022 के बाद अब यहाँ पर नक्सली गतिविधियाँ ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। हमारे साथ सीआरपीएफ के आईजी अमित कुमार जी हैं। सर, किस तरीके से आप लोगों ने ऑपरेशन यहाँ पर चलाया और ये इलाका जो कभी नक्सलियों का गढ़ होता था, आम आदमी के लिए तो आना पहुँचना बहुत मुश्किल था, फिर आप लोगों ने कैसे इस पर कब्जा किया? बूढ़ा पहाड़ लगभग 40 साल से नक्सलियों के कब्जे में रहा है, तो इनके आसपास का जो लगभग 20 किलोमीटर का रेडियस का इलाका है वो नक्सलियों के प्रभाव में है। उनका वर्चस्व था इस इलाके में। कई वर्षों से सीआरपीएफ और दूसरे सुरक्षा फोर्स जो हैं वो धीरे धीरे वो अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, तो लगभग यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर तक तो हम लोग आ गए थे। उसके बाद प्रवेश नहीं हुआ था। हम लोगों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन ऑक्टोपस उसे बोलते हैं। उसका फर्स्ट फेज़ अगस्त में चालू हुआ था
और अगस्त में लगभग हम लोग यहाँ तक आ गए थे सफलतापूर्वक। जो नक्सली थे उनको हमने पीछे ढकेल दिया था, लेकिन उस समय मौसम इतना एडवर्स हो गया था, बरसात का मौसम था, कि हम पूरी तरह ऊपर नहीं आ पाए और उस समय वापस जाना पड़ा था। और फिर सितंबर में फर्स्ट वीक में हम लोगों ने चारों तरफ से, गढ़वा ज़िले से भी और लातेहार की तरफ से भी, चारों तरफ से नक्सलियों के जो नोन हाइडआउट्स थे उनके अगेंस्ट अटैक शुरू किया था। और सितंबर में 6 सितंबर को हम लोग इस जगह पे आ गए और उसके बाद से हमने इस जगह को छोड़ा नहीं है। और इसके साथ साथ हमने यहाँ कैंप बनाने के साथ साथ इनके फुटिल में 3 और कैंप बनाए हैं। एक पुंदाग में आपने देखा होगा, नीचे ज्वाइंट टास्क फोर्स है, वहाँ सीआरपीएफ झारखंड से है, सीआरपीएफ ही जो छत्तीसगढ़ से है, उसके अलावा झारखंड जगुआर के फोर्सेस हैं, तो वो एक कंबाइंड डिप्लॉयमेंट है हमारा। उसके अलावा लातेहार ज़िले में हम लोगों ने तीसिया में और नवाटोली में 2 और कैंप साथ बनाए। तो एक साथ 4 कैंप बनाने का ये परिणाम ये हुआ कि पूरा वर्चस्व, पूरे इलाके पर हमारा वर्चस्व है। और उसके बाद से, सितंबर के बाद से एक भी नक्सली यहाँ नहीं है। कहा जाता है कि आसपास के जैसे टेरिटरी है जो बगल में देख रहे हैं हम लोगों ने, आप लोगों ने नामांकन भी कर रखा है, बाकायदा निशानी की गई है कि ये एरिया डेंजर इलाका है। क्या अभी भी ऐसा कुछ है यहाँ पर कि वो लैंड माइंस जो बिछा कर रखे थे उसको ख़त्म नहीं किया जा सका है? जब पहली बार हम लोगों ने प्रवेश किया था तो काफ़ी सारे लैंडमाइंस हम लोगों ने डिमाइन कर दिए थे, बड़ा इलाका डिमाइन कर दिया था। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि 100% डिमाइनिंग का सर्टिफिकेट देना कठिन है और संभव है कि कुछ लैंडमाइन अभी भी हों और थोड़े समय में वो उनको ख़त्म किया जाएगा। क्या उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में जल्द पूरा झारखंड को हम बोले कि नक्सल मुक्त राज्य हो जाएगा? 30 जून तक मान के चलिए। ट्राई जंक्शन हो गया, बूढ़ा पहाड़ हो गया, पारसनाथ हो गया, बस कोल्हान बचा है, वहाँ कार्रवाई चल रही है। उम्मीद है कि जल्दी सफलता मिलेगी। लगातार सीआरपीएफ ने यहाँ पर अपना जो हम कह सकते हैं कि अपनी ताकत दिखाई है, उसके जरिए बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त किया गया और पूरे झारखंड राज्य को जल्दी नक्सल मुक्त छोड़ने की कोशिश हो रही है। अपने सहयोगी करमवीर और विजेंद्र के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, बूढ़ा पहाड़। और आइए बात करेंगे मौसम की, क्योंकि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में ठंड फिर से बढ़ गई है। कल सुबह से राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम ने जो करवट ली है, उसके बाद से ठंडी हवाओं ने तापमान में गिरावट ला दी है। बीती रात दिल्ली और एनसीआर में बारिश होती रही। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत उत्तर भारत के राज्यों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और वहीं दिल्ली से दूर हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। विभाग के अनुसार ऊंची और मध्यम पहाड़ियों के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी, निचले और मध्य पहाड़ियों के अलग अलग राज्यों पर स्थानों पर गरज के साथ बिजली और ओला गिरने की भी संभावना है। वहीं चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। उत्तराखंड में भी एक बार फिर मौसम बदल गया है। राज्य के तमाम हिस्सों में कल बारिश हुई, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। आज भी बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। राज्य मौसम केंद्र के अनुसार उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके असर से गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो रही है। वहीं 2500 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकतर स्थानों में आज भारी बारिश हो सकती है। वहीं और ऊंचाई वाले इलाकों में विभाग ने बर्फबारी की संभावना जताई है। साथ ही राज्य के कई दूर दराज स्थानों में भी ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। मंगलवार से राज्य में मौसम सामान्य रूप से साफ रहेगा। वहीं श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में आज सुबह ताजा बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी से पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से लिपट गई। घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी ने ठंड को बढ़ा दिया। वहीं गलन और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को भी अस्त व्यस्त कर दिया। राजस्थान में भी पिछले 2 दिन से दिन भर रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सर्दी बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उदयपुर, सिरोही सहित प्रदेश के कई इलाकों में ओले गिरने से फसल खराब हो गई है। फसल खराब होने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। सड़कों पर ओलों की सफेद चादर बिछ गई है। वहीं उदयपुर में भारी बारिश और ओलावृष्टि के मद्देनजर जिले के सभी विद्यालयों में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए आज और कल अवकाश घोषित कर दिया गया है।
रुक करते हैं अब दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरों का। और बात किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज सुबह 5:20 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने ट्वीट कर जानकारी दी। वहीं भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर दर्ज की गई है। भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना सामने नहीं आई है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने संकेत दिए कि स्टॉकहोम के साथ बढ़ते तनाव के बीच अंकारा स्वीडन से पहले फिनलैंड को नाटो में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे सकता है। राष्ट्रपति एर्दोगान ने एक टेलीविजन टिप्पणी में कहा कि अगर जरूरत हो तो हम फिनलैंड को अलग अलग तरह से जवाब दे सकते हैं। जब हम फिनलैंड को अलग तरह से जवाब देंगे तो स्वीडन चौंक जाएगा, लेकिन फिनलैंड को वही गलती नहीं करनी चाहिए। गौरतलब है कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों देशों से नाटो में शामिल होने के लिए पिछले साल आवेदन किया गया था। नाटो में शामिल होने के लिए सभी सदस्य देशों की मंजूरी की जरूरत होती है। और यूक्रेन के दक्षिणी शहर खेरसोन में रिहायशी इलाकों में रूस सेना की गोलाबारी में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए। इस हमले में एक अस्पताल और एक स्कूल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। और वहीं दूसरी ओर रूसी विदेश मंत्रालय ने यूक्रेनी सेना पर रूस के कब्जे वाले नोवोएडर में एक अस्पताल पर जानबूझकर हमला करने का आरोप लगाया है। इस हमले में करीब 14 लोग मारे गए और 2 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। रूस ने यूक्रेन के कथित हमले को युद्ध अपराध बताया है। यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि देश पूर्वी डोनेत्स्क क्षेत्र में बहुत कठिन स्थितियों का सामना कर रहा है। डोनेत्स्क क्षेत्र में बख्मुत, वोहलदार और अन्य क्षेत्रों में लगातार रूसी हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूसी हमलों का सामना करने के लिए यूक्रेन को तेजी से हथियारों की आपूर्ति और नए प्रकार के हथियारों की जरूरत है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देखिए सभी का स्वागत, और आगे रुक करते हैं खबरों का जो कि खेल जगत से जुड़ी हुई हैं। और भारत में खेलों को नई ऊंचाई देने वाला खेल महाकुंभ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की शुरुआत आज से होने जा रही है। कार्यक्रम का उद्घाटन भोपाल में रंगारंग कार्यक्रम के साथ होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 5वां संस्करण है। ये खेल आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खरगोन में होंगे। वहीं इस संस्करण में वाटर स्पोर्ट्स और तलवारबाजी को पहली बार शामिल किया गया है। 13 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में 27 खेलों में देश भर से 6000 से भी अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला इस वक्त भोपाल से जुड़े हुए हैं। मुकेश, सुप्रभात आपको। और हिंदुस्तान का जो दिल है यानी कि मध्य प्रदेश, वो खेलो इंडिया के लिए किस तरह से तैयारी कर रहा है, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि खेलोगे तो खिलोगे।
बिल्कुल आंचल, अगर हम बात करें खेलों के इस 5वें संस्करण की, जो इस समय मध्य प्रदेश, जिसे लेक ऑफ सिटी के नाम से कहा जाता है, जहां की खूबसूरती अपने आप में यहां की काफी चीजें बयां करती है। और मैं पिछले 2 दिन से यहां पर मौजूद हूं। जिस तरह से यहां युवा बच्चों का जो मेला सा लगा हुआ है, मानो ऐसे कि किसी बारात की तैयारी हो रही हो। मंच सज चुका है, कैमरा लाइट सब सेट है, बस आज रंगारंग कार्यक्रम के साथ इन यूथ गेम्स का आगाज हो जाएगा। और हमने आंचल पहले भी देखा है, ये 5वां संस्करण, चांद संस्करण में किस तरह से ताबड़तोड़ प्रदेश यहां पर प्रदर्शन करते हैं, किस तरह से वो अपने परफॉर्मेंस देते हैं। और यहां का जो खुद मध्य प्रदेश है, इस बार का लार्जेस्ट कंटिजेंट पेश करेगा। 400 से ज्यादा एथलीट्स उनके यहां पर खेलेंगे और एक अलग सा माहौल होगा। यहां पर वाटर स्पोर्ट्स को इस बार नया इंट्रोड्यूस किया गया है, मलखम होगा और साथ साथ फेंसिंग, जिसमें सीए भवानी देवी ने बहुत कुछ लोगों को, युवाओं को प्रेरित किया। और फेंसिंग का एक खेल जो आज युवाओं के जहन में इस तरह से दौड़ रहा है, क्योंकि पहले कोई तलवारबाजी को इतना समझता नहीं था। नीरज चोपड़ा ने जिस तरह से जैवलिन का आगाज किया था, जब उन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, तो आपको बताऊंगा अगले 13 दिन इस शहर में आपको वो तमाम सितारे निकलते हुए दिखाई देंगे जो आने वाले समय में देश का भविष्य होंगे। और उसी के मद्देनजर इस खेलो इंडिया प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया था और इसके निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह का यहाँ फैसिलिटी, अकोमोडेशन, जिस तरह की यहाँ पर सुविधाएं दी जाती हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को वो लोग मीट करते हैं। और यही सारा का सारा फाउंडेशन जो होता है वो आगे काम आता है। यूथ गेम से निकल करके आप जब एशियन चैंपियनशिप में जाते हैं या नेशनल्स खेलते हैं, तो आपको एक माहौल मिलता है, जिस माहौल की हम बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं। और लगातार हर शहरों को मौका दे करके वो वहां के युवाओं के अंदर एक ऊर्जा पैदा करते हैं। आज जब ओपनिंग सेरेमनी होगी, यहाँ पर शान का गीत होगा, गीता मोहन अपनी प्रस्तुति करेंगे, लोकगीत यहाँ कर जो आर्टिस्ट है, लोकल आर्टिस्ट, वो परफॉर्म करेंगे। साथ साथ देश के युवा खेल मंत्री जो है अनुराग सिंह ठाकुर और निशित प्रमाणिक जी भी यहाँ पर मौजूद होंगे, और शिवराज सिंह चौहान, यशोधरा सिंधिया राजे यहाँ पर मौजूद होंगी। तो वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद होंगे और इस माहौल को एंजॉय करेंगे और युवाओं के इस पूरे के पूरे उत्साह को देखेंगे, उनका यहाँ पर इंकरेजमेंट करेंगे। और ये जो 8 शहर हैं और जो एक वेन्यू जो वेलोड्रोम है साइकिल का, वो दिल्ली में रखा गया है, उन सबको लेकर के एक अलग एक्साइटमेंट, एक अलग माहौल है। और कई ऐसे अनछुए प्लेयर्स निकल करके आते हैं जो बाद में आप देखेंगे कि बड़े बड़े मंच पर वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आपको भी बड़ा प्राउड फील होता है। जैसे अभी हमने देखा था ओलंपिक में, जो गुवाहाटी में खेलो इंडिया हुआ था, वहां पर 2 साइकिलिस्ट निकल करके आए थे, एक थे बैकम और एक थे रोनाल्डो, जिनका नाम फुटबॉल के नाम से था। और जिस तरह से उनकी लोकप्रियता हुई, हमने जब स्टोरी उस समय करी थी तो पता लगा सुनामी में उनके माता पिता का देहांत हो गया था, जिन्हें बैकम कहते थे। उनके पिताजी जो थे वो फुटबॉल के बहुत कायल थे, फुटबॉल उनको बहुत पसंद था, तो उन्होंने उनका नाम बैकम रखा। और आज उन्होंने ओलंपिक में जाकर के देश के लिए प्रतिनिधित्व किया। तो यहीं से शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल, शुरुआत अच्छी तो अंजाम तक पहुंचेंगे ही, और अंजाम भी कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। तो आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश। बिल्कुल, और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं सभ्यता और संस्कृति के विविध रंगों को समेटे सेगमेंट हेरिटेज वॉक की। तो हेरिटेज वॉक में आपको ले चलेंगे दिल्ली के विजय चौक, जहां कल शाम बारिश के बीच बीटिंग द रिट्रीट समारोह हुआ। इस दौरान विजय चौक पर देश की शक्ति और समृद्धि देखने को मिली। 29 जनवरी की शाम को हर साल होने वाली बीटिंग द रिट्रीट गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। तीनों सेनाएं इस खास मौके पर विशेष धुनें बजाकर राष्ट्रपति से अपनी बैरकों में वापस जाने के लिए आधिकारिक अनुमति मांगती हैं। देखिए। दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर भव्य बीटिंग द रिट्रीट समारोह के साथ 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न हो गया। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की।
शास्त्रीय रागों पर आधारित भारतीय धुनों ने कार्यक्रम में अलग ही रंग भर दिया। इस दौरान सेना, नौसेना, वायुसेना और राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संगीत बैंड द्वारा 29 मनोरम और पैर थिरकने वाली भारतीय धुनें बजाई गईं। समारोह सामूहिक बैंड की अग्निवीर धुन के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड द्वारा अल्मोड़ा, केदारनाथ, संगम दूर, क्वींस ऑफ सतपुरा, भागीरथी, कोंकण सुंदरी जैसी मोहक धुनें बजाई गईं। भारतीय वायुसेना के बैंड ने अपराजय अर्जुन, चरखा, वायु शक्ति, स्वदेशी की धुन बजाई। जबकि भारतीय नौसेना की बैंड इकला चलो रे हम तैयार हैं और जय भारती की धुनें बजाईं। वही भारतीय सेना का बैंड शंखनाद, शेरे जवान, भोपाल, अग्रणी भारत, यंग इंडिया, कदम कदम बढ़ाए जा, ड्रमर्स कॉल, ए मेरे वतन के लोगों की धुनों के साथ माहौल में अलग उत्साह का रंग भरता दिखा। इस भव्य कार्यक्रम का समापन सदाबहार व सर्व लोकप्रिय धुन सारे जहां से अच्छा के साथ हुआ। सुधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं सेहत की। और कहते हैं कि चोट लगने पर यदि घायल को सही प्राथमिक यानी कि फर्स्ट एड उपचार ना मिले या फिर सही तरीके से अस्पताल ना पहुंचाया जाए तो चोट की गंभीरता बढ़ सकती है। सर या फिर रीढ़ की चोट पर लगने पर किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। मेडिकल इमरजेंसी या स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति यानी वो अवस्था जिसमें यदि व्यक्ति को समय रहते इलाज न मिले तो जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती है। यदि समस्या मस्तिष्क से संबंधित हो तो स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है, जैसे दुर्घटना के कारण सिर पर चोट लगने की स्थिति जिसका परिणाम बेहद गंभीर हो सकता है। सर की चोट में जो जैसे दूसरा जो हमारे पास जो अनकॉन्शियस पेशेंट है वो तो अपने आप में एक गंभीरता का लक्षण है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं है और वो खुद से उठ के चल रहा है, चल के जा रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि मरीज उठ के अपने घर चला जाता है, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि मरीज के रिश्तेदार उसको लेके आए बेहोशी की हालत में, तो इसको बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल। मरीज जब चोट लगी तो उस समय होश में था या थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हुआ, उसके बाद फिर से वो दोबारा बेहोश हो गया, तो इस ल्यूसिड इंटरवल में मरीज अपने घर चला जाता है, तो ये एक खतरे की निशानी है। दूसरी चीज़, अगर आपको मरीज को सर में दर्द है, काफ़ी बढ़ता जा रहा है सर का दर्द, या फिर दौरे आ रहे हैं, या फिर पहले ज़्यादा अच्छे से होश में था और धीरे धीरे उसकी बेहोशी की हालत हो रही है, या फिर वो ऐसी बातें कर रहा है जो कि इररिलेवेंट है, इस तरह की अगर समस्या है तो ये एक संकेत है कि अंदर ब्रेन के अंदर ऐसी कोई चोट है जो इवॉल्व हो रही है, जो बढ़ रही है, या ब्लीडिंग है जो बढ़ रही है, या स्वेलिंग है जो बढ़ रही है। तो इस अवस्था में मरीज को अस्पताल लाना जरूरी है। ऐसी स्थिति में हर एक क्षण कीमती होता है। मेडिकल इमरजेंसी होने पर व्यक्ति को कौन से अस्पताल ले जाएं, उसे अस्पताल कैसे पहुंचाया जाए, प्राथमिक चिकित्सा कैसे दी जाए, ऐसे कई सवाल सामने होते हैं। दो तरह के सिनेरियो होते हैं। पहली चीज, मरीज बेहोश है, दूसरी चीज मरीज बेहोश नहीं है। तो मरीज बेहोश अगर है तो वो उसका पूरी निर्भरता जो आसपास के लोग हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है, उन पर रहती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सबसे ज़रूरी है मरीज़ का एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन मैनेज करना, जब तक कि आप उसको अस्पताल तक नहीं ले जा सकते। इसके अलावा हमको इसके दो और कंपोनेंट हैं, डी और ई। डिसेबिलिटी हमको प्रिवेंट करनी है। वो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ऐसी चोटें जो हैं बट अभी हमको पता नहीं चल रही हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्पाइन की इंजरीज।
खासकर गर्दन की जो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी होती है वो आपको पता नहीं चलेगी। तो उसमें आपको एज्यूम करके चलना है कि अगर मरीज़ बेहोश है तो उसको स्पाइन की इंजरी है, और उसको हैंडल करने का तरीका है कि आप उसको गर्दन को बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं करना है, गर्दन पे कोई भी मूवमेंट नहीं करना है, उसको आपको स्टेबलाइज करना है, माथे को आपको फिक्स कर देना है, गर्दन पे कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। और नीचे की जो स्पाइन है अगर आप मरीज़ को मूव भी कर रहे हैं तो आमतौर पर एक सख्त बोर्ड पे उसको लेटा के ले जाना है ताकि स्पाइन पे कोई भी मूवमेंट ना हो, जिससे हम डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कर सकें। मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में छोटी सी भूल या लापरवाही जीवन के लिए खतरा बन सकती है। मेडिकल इमरजेंसी में तुरंत व सही इलाज व्यक्ति के जीवन को बचा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। तो तमाम राज्यों पर नजर डालें तो पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र में आज भी बारिश के साथ साथ बर्फबारी की होने की संभावना है। मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज भी बारिश के साथ साथ बर्फबारी जारी रहने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही आज भी दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत और उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इस बारिश के कारण दिल्ली, एनसीआर में एक बार फिर ठंड में बढ़ोतरी होगी और इसके बाद देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी के आसार हैं। हालांकि 5 फरवरी तक सर्द हवाओं का दौर जारी रह सकता है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं विभिन्न शहरों के तापमान पर। और वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले कहाँ ले जाने गौरव आज आप? बिल्कुल, स्विट्जरलैंड की सैर करते हैं। वहां हर साल 9 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय हॉट एयर बैलून फेस्टिवल मनाया जाता है, जहां दुनिया भर से लोग आकर हॉट एयर बैलून से स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों का नजारा लेते हैं। नया सवेरा के इस अंक में फिलहाल इतना ही। और आप देखिए हॉट एयर बैलून फेस्टिवल की ये खास झलकियां। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट।